sorry, I am very bad in drawings. अगर हम नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ और ऑडी अल्टरम पार्टम को जस्टिस के दो पिलर मानेंगे, तो इसका थर्ड पिलर जो होगा दैट विल डेफिनेटली बी रीजन्ड डिसीजन। रीजन्ड डिसीजन का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। वो मैं ड्राइंग बनाने में थोड़ा बिजी हो गया था। थर्ड पिलर आई सेड रीजन्ड डिसीजन। वर्ड से पता चल रहा है रीजन। While hearing the case, कोर्ट्स के पास हमेशा एंटायरली क्लियर पिक्चर नहीं रहता है किसी भी चीज़ में। हर एक सबूत, हर एक गवाह सामने खड़े होकर नहीं आते। आपने देखा होगा अक्सर छोड़ दिया जाता है गवाहों के गैर मौजूदगी में या फिर सबूतों के अभाव में। बहुत बार जहाँ दो पार्टी कोई टॉर्ट्स का केस रहता है या फिर कोई ऐसा लिटिगेशन रहता है, वहाँ पे एक नेचुरल जस्टिस का थर्ड कॉन्सेप्ट काम आता है, दैट इज़ रीजन्ड डिसीजन। जो हमारे जज साहब फैसला सुनाते हैं, वो फैसला सुनाने का उनका बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, इंटेंशन ऑफ माइंड क्या है। ये रीज़न जो है ना, ये रीज़न बहुत बार एक बेस बन जाता है आने वाले केसेस के लिए या फिर लोअर कोर्ट्स के लिए, या फिर समानांतर कोई अगर ऐसा लिटिगेशन चल रहा हो तो उसके लिए। रीजन्ड डिसीजन में विट और नॉलेज बहुत काम आता है। हम अगर कोई फैसला सुना रहे हैं तो वो सुनाते वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, किस बेस पे हमने वो फैसला सुनाया। टुडे आई एम द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आज अभी मैं थोड़ी देर पहले डेस्क पे था तो आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ कि एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, उन्हें शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शायद मिला है, या फिर शायद नाम मिला है, शायद चुनाव चिन्ह मिला। ये न्यूज़ वाले लिखते भी तो है ना, लास्ट में ऐसे कोई भी सेंटेंस लिख देंगे कि ही इज़ अ थीफ और फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, मतलब आप समझते रहो क्या समझना है। तो उन्हें शायद शिवसेना का नाम मिला है। शिवसेना का नाम एक पार्टी को मिला, दो पार्टी क्लेम कर रहे थे। एक पार्टी में उसका बेटा है, दूसरे पार्टी में उसके चुने हुए लोगों की मेजॉरिटी है और उसके आइडियल्स हैं। ये फैसला जब अधिकारी ने, क्वाशी जुडिशरी या क्वाशी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो हैं, उन्होंने जो डिसीज़न दिया होगा तो उसके पीछे उन्होंने एक रीज़न दिया होगा कि रीज़न देने का उनका मकसद क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच कर उन्होंने डिसीजन दिया। दोज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर रीजन्ड डिसीजन। क्योंकि अगर हायर कोर्ट में चैलेंज होगा तो जज साहब पहले ये देखेंगे कि ये आपने फैसला दिया तो किस बेसिस पे दिया, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर योर मेंटल प्रिपेयर्डनेस फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन। आपने एकनाथ शिंदे जी को ही क्यों दिया, आपने ठाकरे साहब को क्यों नहीं दे दिया, जो सुपुत्र हैं बाला साहब के, उनको क्यों नहीं दे दिया ये चिन्ह या फिर नाम, एकनाथ शिंदे जी को ही क्यों दिया। ही शुड हैव प्रिपेयर्ड अ रीजन्ड डिसीजन। रीजन्ड डिसीजन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ स्पीकिंग डिसीजन। बहुत सारे कंट्रीज़ में अब ये प्रेवलेंट है, इंडिया और यूएस में तो इससे वैलिडिटी है, फुल वैलिडिटी। लेकिन जहाँ से हमने अपना संविधान बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश लॉ, देयर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ऑफ नाउ। आने वाले समय में जो भी हो, और तो बहुत कुछ हो रहा है मिड में। स्पीकिंग डिसीजन में बोथ ऑफ द पार्टीज़ को पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन आया है ये किस बेसिस पे आया है। ज़मीन का जब बंटवारा होता है तब भी रीजन्ड डिसीजन ही काम आता है, क्योंकि वहाँ पे अगर दो बेटे या फिर दो भाई ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं, कोर्ट में फ़ैसला सुनाया है,
तो वहाँ पे सबूत क्या रहेगा कि सामने वाली ज़मीन मुझे चाहिए, पीछे वाली उसको चाहिए, या फिर ये खेत मुझे चाहिए, खलिहान उसे चाहिए? नहीं। यहाँ पे जो कोर्ट्स होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता से एक डिसीज़न देते हैं और वो सब पे मान्य होता है। वो जब डिसीज़न देते हैं तो उसके साथ एक रीज़न स्टेट देते हैं कि आप शायद बड़े भाई हो इसीलिए आपको फ्रंट की ज़मीन दे रही है, छोटे भाई हो इसीलिए पीछे की ज़मीन दे रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा। मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो स्पीकिंग डिसीज़न का बहुत महत्व है हमारे इंडियन कानून में। ये जो प्रिंसिपल है रीजन्ड डिसीज़न का या फिर स्पीकिंग्स डिसीज़न, ये फर्स्ट टाइम कॉइन किया था लॉर्ड चांसलर अर्ल कैंट्स ने while explaining writ of certiorari. He made sure that the decision which is derived by the mental ability of a judge should be written and reasoned perfectly so that both of the parties must have a faith in judiciary. किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसके संग बायसनेस हुआ है। आफ्टर ऑल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चाहता क्या है कि देयर शुड बी नो बायस्ड डिसीजंस। यही मेन एम रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसी में जो थर्ड पिलर है स्पीकिंग डिसीजन, दैट फोकसेस ऑन कन्वेइंग द प्रिपेयर्डनेस ऑफ माइंड behind any decision that has been taken by the judiciary. ये थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पिलर और पॉइंट है। ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है, दिस इंक्रीजेस द फेयरनेस इन जुडिशरी इन डिसीजन मेकिंग, एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी, डाउट्स और बाइसनेस का डर खत्म हो जाता है रीजन डिसीजन होने से। इफ़ आई एम स्टेटिंग अ डिसीज़न और मैं लिख रहा हूँ कि मैंने क्या सोच के क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करके ये डिसीजन लिया है, माई डिसीजंस मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय अ ब्रॉडर ऑडियंस। जस्टिस भगवती थे हमारे बहुत सारे केसेस में ड्यूरिंग इमरजेंसी से कुछ पहले, इमरजेंसी से कुछ बाद भी उनके काफ़ी सारे लैंडमार्क डिसीजंस हैं। आप लोग जस्टिस भगवती के बारे में पढ़िएगा, वन ऑफ द novel personalities of Indian judiciary. He pointed out this reasoned decision concept and showed its compulsion in all the subject matters. When he was judge of the Supreme Court, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोअर कोर्ट्स ने बहुत क्रिप्टिक डिसीजंस दिए हैं, शायद इन द हरीनेस ऑफ कंप्लीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस या फिर सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। कुछ और भी रीजंस रहे होंगे, बेस्ट नोन टू देम हु हैव रिटन नो रीजंस और वेरी शॉर्ट रीजंस और क्रिप्टिक रीजंस फॉर द डिसीजंस। बट दिस क्रिएटेड आर्बिट्रेरीनेस इन द माइंड ऑफ पीपल कि भाई मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, अब जज हैं तो हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग वही सोच रहे होंगे। बट हाँ, दे हैव डेफिनेटली दोज जजेस हैव डेफिनेटली लोअर्ड द लेवल ऑफ द रेस्पेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुवर्ड्स जुडिशरी। जस्टिस भगवती ने इस चीज़ को गौर किया और उन्होंने अपने कई सारे डिसीजंस में, कई सारे मीटिंग्स में इस बात को रखा और बताया कि देयर शुड बी a reasoned decision elaborate enough to both the parties. It shouldn't be ambiguous. आपको clear stated decisions देने हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो भी अब डिसीजन आता है वो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आता है। इनफैक्ट कोई केस का फैसला आ गया, छोड़ दो, लेकिन इसका डिसीजन कल आएगा, परसों आएगा। आप बेगुनाह है, आपको छोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ जो अटैच्ड स्टेटमेंट्स रहते हैं वो 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने दिन बाद आते हैं। उसमें कंप्लीट रिपोर्ट रहता है कि क्या 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 पॉइंट्स को देखा गया, किस किस पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसे छोड़ा गया है, फिर अरेस्ट किया गया है, सज़ा सुनाया गया, जो भी पॉइंट्स हैं, दैट इज़ नाउ बीइंग डेल्ट इन अ ब्रॉडर सेंस। कंप्लीट परव्यू मिलता है हमें किसी केस का कि जज साहब ने जो फैसला सुना है उस वक्त उनके माइंड में क्या था।
Reasoned decision facilitates the process of judicial review by upper courts. जब भी कोई सब कोर्ट्स का मैटर अपर कोर्ट में जाता है एंड व्हेन दे सी अ डिसीजन, और डिसीजन के पीछे द जज हैव रिटन एन एलैबोरेटिव रिपोर्ट, हैव रिकॉर्डेड द एलैबोरेटिव पॉइंट्स दैट ही टुक इन परव्यू वाइल स्टेटिंग दैट डिसीजन, वो बहुत काम आता है अपर कोर्ट्स को, उस केस को अच्छे से समझने में, उस केस को ध्यान देने में। और ये उस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट जस्टिस इज़ द सोल ऑफ जुडिशरी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस क्यों रखा जाता है? ताकि देयर शुड बी अ जस्ट एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्स दैट वी सी। बहुत सारे स्टैट्यूट्स में ये क्लियरली मेंशन रहता है कि दैट यू हैव टू डू द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस, तो वहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपल्शन। बहुत सारे क्वासी जुडिशरी या फिर क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में इट इज़ एन ऑप्शनल, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस सो दैट योर इंटेंशंस कैन नॉट बी क्वेश्चंस एंड योर इंटेंशंस आर ऑलवेज क्लियर कि हाँ ये रीजंस थे जो मैंने स्टैट्यूट के हिसाब से रिकॉर्ड किए और इसके बेस पे हमने ये फैसला दिया। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रेशनल नेक्सस ऑफ द केसेस। सो द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस प्रूव्स दैट योर हैंडलिंग ऑफ द मैटर वाज जस्ट एंड रीजनेबल। अब बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन 2-3 कारणों से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला कारण होता है कि जब अग्रीव्ड पार्टी ये बोले कि आपका दिया हुआ डिसीज़न गलत है या फिर आपके दिए हुए डिसीज़न को वो अपर कोर्ट में चैलेंज करने चले जाए, उस केस में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न कि आपने क्या सोच के ये फैसला दिया था या फिर किस बेसिस पे आपने फैसला दिया था। अगर वो पॉइंट रिकॉर्डेड है तो अपर कोर्ट उसे आसानी से देख सकता है और आपके फैसले से सहमत हो सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर आपने रीज़न स्टेट किया है तो सिमिलर या फिर सेम केसेस जो और कोर्ट्स या और जगह चल रहे हैं, देयर इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट, मतलब बाकी कल्प्रिट्स को वो ऐसा सिमिलर चीज़ दोहराने से रोकेगा। ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही बहुत कारगर साबित होता है। एंड थर्ड, विच इज़ द सोल पर्पस, कि जो पार्टीज़ हैं उनका सेटिस्फैक्शन इज़ द फोरमोस्ट कॉज। कि एक डिसीज़न से आप बोथ द ओपोनेंट पार्टी को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आप एक सही रीज़न देंगे, अगर आप अपना रीज़न क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे ना रिटन ऑर्डर में, तो दोनों पार्टी उस चीज़ को समझेंगे। डेफिनेटली दुख उससे नहीं जाएगा जो अग्रीव्ड है उसका, लेकिन हाँ दे विल नो कि हाँ जज साहब ने जो फैसला दिया है वो अपने हिसाब से सही दिया है। अब हो सकता है एक बंदा ना माने, लेकिन जो समाज इन ब्रॉडर सेंस है वो ज़रूर मानेगा कि हाँ ये फैसला सही आया है, भले ही ए के पक्ष में आया है, बी के पक्ष में नहीं आया है, या सी के पक्ष में आया है, डी के पक्ष में नहीं आया है। दिस इज़ इररिलेवेंट। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर शुड बी वन विनर एंड वन लूजर एंड देयर इज़ नथिंग टू पिटी अबाउट, बट येस आपका फैसला सही होना चाहिए, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लेते हैं कि इज़ दिस अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब हमारा स्पीकर्स डिसीजन या स्पीकिंग डिसीजन। टेक्निकली this is nowhere written in the rule of law, constitution, that recording of decision is an inevitable part, or it is compulsion on authority or courts or quasi judiciary. But the soul of the constitution or democracy of our administration relies on the
justice. The essence is justice. How will I know that every constitutional or just procedure have been followed in the case? You have to assure this, right? I am agreeing on the two pillars of natural justice. There should be additional, that is reasoned decision. Audi alteram being the second, causa sua being the first. When we are following things that creates a fairness of decision that the courts, the judiciary have taken, we should leave no stone unturned. So my decision will be, might it not be the part of principle of natural justice, but without this, the principle of natural justice is incomplete. Without reasoned decision, there should be a doubt in the mind of the aggrieved or the party who has lost. Definitely the party who has won is all yippee hooray, he won't care. But the aggrieved, he won't be happy unless and until he knows that why he has been debarred. That's why, for me, if you take me, Sivesh, I would always be in the favor of reasoned decision, the speaker's decision, because I would like to know the thinking of the Your Honor, that what he have thought while stating this. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेसी ऑफ द रीजन्स. बहुत बार जो जूनियर कोर्ट्स के डिसीज़न होते हैं उसे अपर कोर्ट्स में चैलेंज किए जाते हैं. तो अपर कोर्ट पहले ये देखता है कि जो लोअर कोर्ट के डिसीजंस हैं, आर दे प्रॉपरली रीजन्ड, आर दे प्रॉपरली रिटन, क्लैरिफाइड. अगर ये डिसीजन प्रॉपरली रिटन रहते हैं, क्लैरिफाइड रहते हैं, तो अपर कोर्ट उसमें कोई अल्टरेशन नहीं करता है. दे रिव्यू, दे सी, दे एग्जामिन एवरी पॉइंट्स एंड फैक्ट्स, बट व्हेन दे सी दैट देयर इज अ प्रॉपर रीजन behind the decision, they do not alter it, because they know that the decision have been given by a astute personality and there should be no alterations. इसीलिए reason is an important point. अब चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स. मतलब ऐसे ऑर्डर्स जहाँ पे रीज़न नहीं दिए गए हैं, उनके क्या क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं. पहला जो अफेक्ट हो सकता है दैट इज़ करप्शन. हाउ डू आई बिलीव दैट द डिसीजन मेकिंग बॉडी वाज करेक्ट और अनबायस्ड और फेयर in every means? No, I can't believe that. At least if I lose, I won't believe that. है ना, मैं जीत गया तो मेरे पक्ष में फैसला आया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो मैं तो यही मानूंगा कि देयर वाज अ अल्टीमेट करप्शन. सामने वाले पार्टी ने ब्राइब किया होगा तभी उसके पक्ष में फैसला गया है. बिकॉज द अथॉरिटी वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस. नेक्स्ट पॉइंट, नो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी. अगर आपने डिसीज़न देते वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है, अपना रीज़न नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी. आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर. इट शुड नॉट बी द केस. देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट यू हैव सेड एंड स्टेटेड. थर्ड, व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द क्लैरिटी. रिटन ऑर्डर नहीं है,
देयर कैन बी केसेस वेयर वास्ट डिसीजंस आर टू बी मेड। ज़मीन का लफड़ा है दो भाइयों के बीच में, 100 बीघे की प्रॉपर्टी है। जज साहब ने सुना दिया कि पहला भाई को, जो बड़ा भाई है उसको 40% देंगे, जो छोटा वाला भाई है उसको 35% देंगे, और जो मम्मी है मम्मी के लिए 25% छोड़ देंगे। भाई ज़मीन तो बहुत जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2-4 आम के बगीचे हैं, 2-4 खलिहान हैं, 2-4 तालाब हैं, 1-2 कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है साउथ एक्स में। तो कौन से मम्मी को, कौन सा छोटे भाई को, कौन सा बड़े भाई को, और चलो आपने बांट भी दिया कि ये 2 बड़ा भाई को, ये 2 छोटा भाई को और ये मम्मी को, तो पता चला ये उन्हें दे दिया दिल्ली वाली प्रॉपर्टी और ये दोनों है बिहार में, और मम्मी को दे दिया है अंडमान निकोबार में। यू हैव टू बी क्लियर। 40% एरिया वाइज या फिर वैल्यू वाइज या फिर क्या, इट शुड बी क्लियर, इट शुड हैव एवरी क्लैरिटी इन इट। देर आर हायर चांसेस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस व्हेन द रीजंस आर नॉट क्लियर। इस डिसीजन से, ये लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे तो दिया, लेकिन ये कोई डिसीजन थोड़ी ना हुआ। ना बड़ा भाई ज़मीन ले सकता है, ना छोटा भाई वैल्यू से खुश है। मम्मी तो पहले सोच रही है कि अंडमान जाएगी कैसे ज़मीन लेने, है ना। तो देयर इज़ नो क्लैरिटी, सब आर्बिट्रेरीनेस में ही फंसे रहेंगे। देयर नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन लीड टू एरर्स। There can be multiple error if the reasons are not written properly. If it is written properly, if there is any error, it can be traced easily. It can be rectified in the coming days by the upper courts. कि हाँ, जज साहब ने फैसला सुनाया, his intention was clear, but there was a error of fact. उन्होंने बोल तो दिया कि 45% बाय वैल्यू, लेकिन उन्होंने गलती से एक बिहार की प्रॉपर्टी को दिल्ली के रेट से 1 लाख रुपया स्क्वायर यार्ड के बदले 1 करोड़ रुपया स्क्वायर यार्ड वैल्यू कर दिया। दिस इज अ एरर ऑफ फैक्ट which can be corrected by upper court, and there will be no taint on the decision of the lower court. Next error can be no satisfaction of either parties. Decision में clarity नहीं है, reason नहीं है, both the parties can be unhappy. Like in this case, बड़े भाई को 40% मिल गया, छोटे को 35%, मम्मी जी को 25%। बड़ा भी खुश नहीं है, उसे तो लग रहा था यार 50 तो मेरा होना ही था। छोटे भाई को लग रहा है यार 35 मुझे मिला है, मुझे तो 15% का स्ट्रेट लॉस है। Nobody is happy. Now the decision is there, but no clarity, so nobody is happy. Most of the time, there can be a conflict with the supervising court or the apex court if the reasons are not stated clearly. And sometimes when they go out of line, out of supervised jurisdiction, अगर रीज़न रहेगा तो apex court can see and control the fact. If it is not written, it will be tough for the upper courts to fix the boundary or demarcation of the judicial decisions that any quasi-judiciary or quasi-administrative body is taking. That's why it is always important to get it jotted. Now let's conclude this point. Reasoned decision. Thou written or not in constitution or any legal body, but this should be an inevitable part of every decision. Reasons अगर नहीं होंगे तो the powers of the bodies will be uncontrollable, which is not good for judiciary. In Menka Gandhi case, the Justice Y.V. चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा था?
पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज़ किया बिना रीज़न बताए और फिर देने से भी मना कर दिया, बिकॉज दे हैव वन रीज़न दैट दे कैन नॉट स्टेट द रीज़न. बट वाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि नहीं, यू हैव टू स्टेट द रीज़न, because otherwise it will play with the fundamental rights of the citizen, which is very harmful for the constitution. Reasons अगर नहीं होंगे तो there will be uncontrolled situation. Reason should be there, detailed reason. Otherwise ये तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के साथ खिलवाड़ हो गया था ना. अगर वाई चंद्रचूड़ साहब इसमें इंटरफेयर नहीं करते तो पासपोर्ट अथॉरिटी वर्किंग ऑन द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, हैव द अनकंट्रोल्ड पावर. तो वो तो फिर उसके कुछ दिन बाद ही आपने देखा इमरजेंसी लग गई, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्वैश्ड. बट दिस थिंग शुड नॉट बी रिपीटेड. दिस थिंग वाज अ टेंट ऑन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्लैक स्पॉट. अगर कोई भी डिसीजन रीज़न रहेगा तो उसमें फेयरनेस बरकरार रहेगा. कुछ केस लॉज देखते हैं. तो हमारा पहला केस लॉ है SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस केस वेयर appellant was captain, appellant after completing the training returned on duty. There are some irregularities in official bills and amounts, but during that irregularity he was not in charge. Appellant was charge sheeted and tried by court martial, and punishment of dismissal was awarded. Findings were also confirmed by the army chief, though the reasons were not recorded for such confirmations. After that post confirmation, petition was also dismissed by central government, and High Court also dismissed his writ petition. Ultimately he approached to the apex court. There are two main issues. Is there any principle of law which requires the administrative authorities to record reason? If yes, then does that law applies to the appellate authority also, which confirms the decision of lower authority? Court observed the 14th report of Law Commission of India, which says that administrative decisions should be accompanied by reasons. In the second case, that is Harinagar Sugar Mills versus Shyam Sundar, here the Supreme Court observed that in cases where central government exercise judicial powers, then that power is subject to the jurisdiction of this court under Article 136 of Constitution, and it become impossible to exercise power under Article 136 if government did not give reason in support of decision. Third case is regarding the Tarachand versus Delhi municipality. Again, in this case, the Honorable Supreme Court observed that in disciplinary matters where full-scale hearing is given to parties and detailed report giving full facts and reasons is prepared by the inquiry officer, the writing of reason by the disciplinary authority when it fully agrees with report will be mere duplication of entire process. So this was all for this reason to decision video. If you have liked the videos, please subscribe to our channel and do comment us if you have any queries or if you like video on some other topic. We keep on bringing new videos each day on our channel, as you can see. कोई भी टॉपिक्स अगर आपको स्पेशली अलग से वीडियो चाहिए और आप या फिर चाहते हैं कोई पॉइंट मैं डिस्कस करूं, कोई रिट्स जो डिस्कस करूं, डू कमेंट अस, डू राइट अस, वी विल ट्राई टू डू दैट ASAP. थैंक यू.